नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर के आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया सवेरा। 1 जुलाई सुबह के 8 बज चुके हैं। बड़ा ही खास दिन है आज, क्योंकि आज से विकसित भारत जी राम जी नए अधिनियम की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण रोजगार गारंटी की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम। जो नए कानून है, 3 नए कानून, उसको भी आज शुरू हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज से आपके लिए नए कॉमर्शियल सिलेंडर्स और जो 5 लीटर वाले जो सिलेंडर होते हैं वो सस्ते हो गए हैं। इन तमाम अच्छी खबरें आपके लिए लेकर के आएंगे और बताएंगे कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। मैं हूं अजय मिश्र, मेरे साथ हैं मेरी वरिष्ठ सहयोगी जया जी। यकीनन अगले 1 घंटे में आपको मिलेगी आत्मनिर्भर होते भारत की और आर्थिक विकास की झलक। साथ ही खेल जगत में यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में क्या कुछ बड़े उलटफेर हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज 1 जुलाई से बदल गए देश के कई नियम और कानून। विकसित भारत जी राम जी योजना के जरिए श्रमिकों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 183 रुपए सस्ता। पेट्रोल डीजल पर लगी पाबंदी भी हटी। अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आकलन के बाद प्रधानमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। कहा, हालात गंभीर और चुनौती बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति पर हुई चर्चा। पीएम का संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान पर रहा जोर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज से 3 दिवसीय भारत दौरा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस की भिड़ंत। भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत। बढ़ सकता है मौत का यह आंकड़ा। और फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में पहुंचे फ्रांस और नॉर्वे। नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने एम्बापे। गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के साथ खड़े। और जय, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। मुझे याद आता है आज ही के दिन मिडनाइट, बिल्कुल रात में 12 बजे 1 जुलाई को जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 9 सालों के सफर में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। जीएसटी के लिए आज बड़ा दिन, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़े बदलाव से जो आज से अस्तित्व में आया है। बिल्कुल, आज 1 जुलाई से देश में एक ऐसा कानून अस्तित्व में आ गया है जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से देश में लागू हो गई है, जो मनरेगा की जगह लेगी और अब परिवारों को 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। गारंटी तो मिल गई है, लेकिन मजदूरी का क्या? अच्छी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजटीय आवंटन किया है और जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, करीब करीब 10% की। देखिए हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होने जा रही है। इसके लागू होने के साथ ही मनरेगा कानून 2005 की जगह नया वीबी जी राम जी एक्ट 2025 प्रभावी होगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार को विकास और आजीविका से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन किया है। सरकार के अनुसार इससे देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन
का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। सामान्य राज्यों में योजना की लागत केंद्र और राज्य के बीच 60-40, जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90-10 के अनुपात में साझा की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, कृषि एवं आजीविका से जुड़े कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी योजना सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ विकास, बेहतर आजीविका और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए की ओर से बड़ी राहत की खबर आई। सरकार ने 19 किलो का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है, उसकी कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। 183.50 रुपए की कटौती की गई है, यानी 19 किलो वाले सिलेंडर अब सस्ते हो जाएंगे, आज से ही सस्ते हो जाएंगे। और ये कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से जो रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और खाने पीने से कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। अब आपके दाम बढ़ेंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहाना बना रहे थे इस बात का कि चाय की कीमत हम बढ़ा देंगे क्योंकि एलपीजी की कीमत बढ़ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 183 रुपये से ज़्यादा कीमतें घट चुकी हैं कॉमर्शियल सिलेंडर की, और ये नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। और इंडियन ऑयल के अनुसार जो 19 किलो का सिलेंडर है अब 183 रुपये घट करके 2,930 रुपये हो गया है, जो पहले 3,113 रुपये था। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी है कि जो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर यानी एफटीएल, जिसे हम छोटू सिलेंडर कहते हैं, आम भाषा में 5 किलो का होता है, वो भी सस्ता हुआ है। उसकी भी जो कीमत है उसमें कमी आई है और ये 13 रुपये सस्ता हुआ है। दिल्ली में ये अब 808 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। तो सभी को राहत, खासतौर पर जो लोग माइग्रेट करते हैं और वो जो छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं उनको भी राहत दी गई है। 13 रुपये की आज से 5 किलो वाले सिलेंडर पर कमी और 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर भारी कमी, 183 रुपये से ज़्यादा की कटौती। दिल्ली में अलग अलग राज्यों में कटौती अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैट द स्टेट्स पुट ऑन द एलपीजी। बिल्कुल एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और काफी बड़ी संख्या में लोगों को इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर केंद्र सरकार ने जो अस्थायी पाबंदी लगाई थी वो भी आज से हट गई है। इसी महीने की 12 तारीख को जारी आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है, लिहाजा अब पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हट गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय खत्म कर दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। लेकिन अब आज से सामान्य तरीके से खरीद वितरण हो रहा है। सभी अस्थायी रेगुलेटरी उपाय समाप्त हो चुके हैं और पहले जैसे पेट्रोल पंपों पर खरीदारी हो रही है। साथ ही 200 लीटर डीजल की सीमा भी खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर शायद इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जिनको गैस की सप्लाई की जा रही थी, और जो पेट्रोल डीजल के जो नियमन थे, रेगुलेशन था, उसका असर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उस पर पड़ रहा था। लेकिन अब ये सारे जो नियम थे उनको रिलैक्स किया जा चुका है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के बाद ये अच्छी खबरें ऊर्जा सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही मायने रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया के जो हालिया घटनाक्रम है उसके आगे की स्थिति से एक दूसरे को अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार ये रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने, समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और आपको याद होगा कि फ्रांस के एवियन में जब G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ था कि वो किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। MOU साइन किया था दोनों ही साइड ने, और भारत ने स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी समझौतों का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, भारत उनका खुले दिल से स्वागत करता है और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, फर्टिलाइजर्स की कीमतों के मद्देनजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना अत्यंत आवश्यक है। और आज एक और भी बड़ी खबर इस लिहाज से कि जापान के प्रधानमंत्री जो कि सनाए ताकाची हैं, वो 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिनों की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान ताकाइची की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इसके बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा और संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ताकाइची की यात्रा पिछले वर्ष अगस्त में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है। ये यात्रा भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो आज दिल्ली पहुंचेंगी जापान की प्रधानमंत्री और भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को ध्यान में रखते हुए भारत जापान संबंधों को एक नई रफ्तार देने के लिए। मुझे आपको पता है कि वो कौन से देश हैं जिनके साथ भारत लगातार केवल वार्षिक शिखर सम्मेलन करता है? जापान और रशिया। सिर्फ दो ही देश हैं पूरी दुनिया में जिनके साथ भारत केवल इन देशों के साथ, जापान और रशिया के साथ, वार्षिक शिखर सम्मेलन करता है। और शिखर सम्मेलन यानी सर्वोच्च स्तर पर जो देश के मुखिया हैं, हाँ, बिल्कुल, इधर से प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्तर पर मिलते हैं। शिखर वार्ता इसलिए कहते हैं। और दोनों देशों के जो संबंध, आप समझिए कितना सीरियस हैं। हर वर्ष सर्वोच्च स्तर पर मिलना। पिछले वर्ष टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी थे, इस वर्ष जापान के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं नई दिल्ली में। और शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अब उस पर निगाह डालते हैं। दरअसल ये समिट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक, इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री मिलकर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और अगले कुछ वर्षों की रणनीतिक दिशा भी तय करेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है आर्थिक सहयोग, निवेश बढ़ाना, व्यापार को आसान बनाना और नई तकनीकों की साझेदारी करना। पिछले कुछ समय से जापान ने भारत के बड़े स्तर पर निवेश बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई है और इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी इन वार्ताओं का एक बड़ा हिस्सा होता है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भी भारत और जापान एक साथ जुड़े हुए हैं। आजकल लगभग सभी शिखर सम्मेलनों में सेमीकंडक्टर, AI और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम कर सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। कुल मिलाकर ये शिखर सम्मेलन सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि भारत और जापान के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक रणनीति को जोड़ने वाला एक बड़ा मंच है। और यही वजह है कि दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये शायद इस वक्त पूरी दुनिया के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसे हम एक देश के ऊपर निर्भरता को कम करें, कैसे अलग अलग पार्टनर यानी सहयोगी देशों के साथ समझौते करें, क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग, उसके बाद उनका एक्सट्रैक्शन और उसके बाद सप्लाई चेन दुरुस्त करना। ऐसे में भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है। सबसे ज़्यादा खतरा यह होता है कि जब क्रिटिकल मिनरल किसी देश में पाए जाते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग की जो तकनीक है उन देशों में नहीं है और उनको लगता है कि अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स को बाहर निकाल करके ले जाएंगे, खासतौर पर चाइना में जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो वहां पर उनके लिए फ़ायदे की गुंजाइश बहुत कम रहती है। और इसीलिए भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो,
बड़े बड़े देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई और सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। भारत और जापान के बीच भी ये बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। बिल्कुल, और बेहद ऐतिहासिक संबंध रहे हैं भारत और जापान के बीच। और ये जो संबंध है, ये जो दोस्ती है, वो सदियों पुरानी है, जो सांस्कृतिक और सभ्यतागत आदान प्रदान को रेखांकित करती है। तो भारत जापान संबंध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून शासन, साझा मूल्य और साथ ही आध्यात्मिक जुड़ाव और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। जैसे जैसे दोनों देश 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार और गहरा होता जा रहा है। इनमें व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। 2025 और 26 में द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक हो गया। जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के बीच 48.17 अरब डॉलर का निवेश किया। सांस्कृतिक सहयोग भी मजबूत बना हुआ है। जापान के लोग योग समेत भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखते हैं और बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर, और ज़्यादा अपडेट उनसे ले लेते हैं। अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। क्या कुछ बड़ी बातें होने जा रही हैं आपको? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष टोक्यो में थे और उस वक्त बड़े समझौते हुए थे, खासतौर पर एनर्जी को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को लेकर के। अब जब जापान के प्रधानमंत्री भारत में पहली बार आ रही हैं, ये दौरा किन मायनों में खास है? देखिए, ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि देखिए, जापान और भारत दोनों बहुत ही विश्वस्त सहयोगी रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और जापान का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन माना जाता है कि जापान में वृद्ध लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, नौजवान युवकों और युवतियों की संख्या कम हो रही है। और ऐसे में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भारत और जापान के बीच में पहले से है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे आगे बढ़ाना है। तो अभी जापान के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले आए थे भारत, और उसके बाद कल और आज भी एक फोरम की स्थापना हुई है, भारत ने स्थापना की है। वो है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम, उस ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम में जापान भी भाग ले रहा है। कल भी जापान के यहाँ जो राजदूत हैं वो शामिल थे उसमें, आज भी रहेंगे वो। और भारत और जापान के बीच में वो जो मोबिलिटी एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महत्वपूर्ण बातें इसमें भी होगी फोरम में। और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी उस इम्प्लीमेंटेशन को करना है। तो एक जापान की जो जरूरत है उस जरूरत को भारत पूरा कर सकता है। हालांकि जापान अन्य कई देशों से भी इस तरह की जरूरतें पूरे करने की इच्छा रखता है, लेकिन भारत में चूंकि एक दक्ष जो कह सकते हैं कि नौजवान नौयुवतियां हैं, उनको जापान की जरूरत है। तो यह एक बड़ा समझौता हो सकता है दोनों देशों के बीच में कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि जो अभी जो पूरी वैश्विक स्थिति है, उस वैश्विक स्थिति में एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो क्लोजर अभी भी है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी है अभी भी है, और उसकी वजह से जो संकट आया है, अल्टरनेटिव एनर्जी की खोज हमें दोनों को, भारत और जापान दोनों को करनी है। और उसके अलावा जो अल्टरनेटिव एनर्जी के बनाने में उसमें जो मिनरल्स लगने हैं, उन मिनरल्स को हासिल करने में भारत और जापान किस तरीके से सहयोग करेंगे, इस सहयोग पर भी विशेष रूपरेखा की बातचीत हो सकती है। रक्षा सहयोग पर भी भारत और जापान के बीच में बात होगी, इस बात की है संभावना। लेकिन रक्षा सहयोग जो होते हैं उसकी घोषणा आमतौर पे जो शिखर बैठके होती है उसमें नहीं होती है कि क्या हम खरीदेंगे, क्या वो हमसे सहयोग लेंगे। लेकिन एक मोटे तौर पे उसका जो नीतिगत होता है बातचीत,
उस पर की जाती है बातचीत। और एक जो व्यापक रणनीतिक सहयोग है, जो इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से सहयोग भारत और जापान करते रहे, क्वाड के माध्यम से भी और क्वाड से इतर भी, तो इस मसले पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। तो देखिए, भारत और जापान के प्रधानमंत्री जब मिल रहे, तो आज वो शाम को पहुंचेंगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता होगी। तो एक विस्तृत चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, क्षेत्रीय मुद्दों पे, आतंकवाद के मसले पे और उसके अलावा बायलैटरल रिलेशनशिप पे एक व्यापक चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल अखिलेश जी, दोनों बड़ी महाशक्तियां हैं और जब दो लोग मिलते हैं तो केवल द्विपक्षीय संबंधों तक ये वार्ताएं सीमित नहीं होती हैं। लेकिन अब वो बड़ी बात कर लेते हैं जिन पर सबसे बड़ा फोकस इस बार भी दिख सकता है, जो बुनियादी ढांचे में जापान का निवेश है। चाहे आप मेट्रो की बात करें या फिर बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, एक बड़े सहयोगी के तौर पर जापान सामने आया, एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर आया है। बहुत से सस्ते लोन ओडीआई के जरिए हमें मिलते हैं। क्या प्रगति हो सकती है या तेजी हो सकती है उन प्रोजेक्ट्स में जो जापान, क्योंकि जापान के लिए भी मौके नहीं है बहुत ज़्यादा निवेश के, बॉन्ड मार्केट उनका हिला पड़ा है, अमेरिका उतना अब भरोसेमंद रह नहीं गया है वहाँ के मार्केट्स, तो भारत एक बहुत ही विश्वसनीय दोस्त के रूप में मदद कर सकता है जापान की भी। देखिए, निश्चित तौर पे ये मदद की बात नहीं होती है, क्लाइंट रिलेशनशिप में बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं होता। देखिए, हर देश के पास जिसके पास पूंजी है वो पूंजी का निवेश करना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहां पूंजी का उसे लाभ मिले। एक जो बेनिफिट होता है कि एक कंटिन्यूअस बेनिफिट उसका मिलते रहे। तो महज इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, इस बात की भी होती है कि कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में जापान ने आज़ादी के बाद से ही लगातार इन्वेस्टमेंट किया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, और मेट्रो ट्रेन तक में भी इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी जब बुलेट ट्रेन आने वाले हैं, बुलेट ट्रेन में कई जगहों पे बुलेट ट्रेन, जब हम अहमदाबाद और बॉम्बे कॉरिडोर देखते हैं, उसके अलावा भी कई बुलेट ट्रेन आने वाले हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। तो सारे बुलेट ट्रेन में भी जापान की अहमियत है और जापान उस मसले पे काफ़ी भारत को मदद करने का इच्छुक है। और भारत भी जापान से बहुत ही कम शर्तों पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे भारत को जापान जो है अपना निवेश देता है। उसके साथ साथ निवेश के साथ साथ तकनीक भी जापान भारत को देता है। और वो तकनीक जो है कि जो बनाने से लेकर मेंटेनेंस तक की तकनीक जापान की तरफ से हमें दी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि जब एक बार बन जाए तो बार बार हमें जापान पे आश्रित रहना पड़े। तो इस मसले पे देखिए, जापान को माना जाता है कि जापान भारत का सबसे विश्वस्त सहयोगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षेत्र में जो सहयोग की जो संभावनाएं हैं, उन सहयोग में जापान के साथ निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होगी। बिल्कुल, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते, वो एक और पायदान ऊपर बढ़ते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत और जापान की शिखर वार्ता बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ पे पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के साथ साथ नए क्षेत्र जैसे जलवायु परिवर्तन पर भी सार्थक बातचीत होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यार पानी बदल दो भाई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां बाढ़ के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। शिवराज सिंह कल से अरुणाचल के दौरे पर हैं, जहां वो भारी बारिश से पैदा हुए संकट और हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इन हालातों से निपटने के तरीकों पर चर्चा की और प्रभावित लोगों से बातचीत की, और कहा कि हालात गंभीर हैं, संकट बड़ा है और चुनौती भी मामूली नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। अब यहाँ के हालात के बारे में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का ये दौरा इस बात का प्रमाण है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य और यहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। किरण जी और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली से आए हैं। हम अपनी जनता जनार्दन से, भाई बहनों से बात भी कर रहे हैं। नुकसान बहुत भयानक हुआ है, जबरदस्त हुआ है। आज यहाँ से देखने के बाद रात को हम मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके पूरे टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके ईटानगर में कल फिर दूसरे इलाके को भी एक बार देखेंगे और इस जनता की जो तकलीफ है, दर्द है और जो नुकसान है उसका हम आकलन करेंगे, डैमेजेज का, और आकलन करके संकट की इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे, उसका प्रयास करेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और असम के कुछ जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। अरुणाचल के साथ साथ अगर ताज़ा आंकड़े देखें तो 6 जिलों में करीब 46,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के अनुसार ब्रह्मपुत्र और दिसांग सहित प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। इससे कई क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचा है और जो कृषि भूमि है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के 6 जिलों धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और विश्वनाथ में 221 गाँव प्रभावित नजर आ रहा है। सबसे अधिक असर धेमाजी जिले में देखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राहत शिविरों में सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि राहत सामग्री वितरण केंद्रों के जरिए सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो यहाँ पर हालात इस वक्त मुश्किल बने हुए हैं। डिब्रूगढ़ का रुख कर लेते हैं, वहाँ मौजूद है हमारी संवाददाता सुबीना रॉय। सुबीना, सबसे पहले यही सवाल कि इस वक्त कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, किस तरह से इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है? जी बहुत बहुत सुप्रभात। जो अभी स्थिति बनी हुई है प्रेजेंट में असम में और अरुणाचल में, क्योंकि भारी लगातार बारिश की वजह से जो है जया, अरुणाचल से जो पानी बह के आता है वही जाके नदी जो है ब्रह्मपुत्र धारण करती है। तो इसी की वजह से जो है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है धेमाजी है, अरुणाचल से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट, तो इसके वजह से जो है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा जो है फिलहाल अभी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। क्योंकि अलोन अगर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट की बात कहें तो उसमें ही 40,000 से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हैं इस बाढ़ से। क्योंकि धेमाजी एक ऐसा जगह है जो लो लाइंग एरिया जिसे आप कह सकते हैं, जैसे कि वहां पे बहुत सारे रिवर आइलैंड्स भी है जो सेडिमेंट्स लेके आती है पहाड़ों से, वो जाके छोटे छोटे टापू बनाती है। तो वो उन टापुओं में भी काफी लोग रहते हैं, तो उनको इवैक्यूएशन कराने के लिए तो लगभग अराउंड असम में कुल मिला के अभी 20 रिलीफ सेंटर्स है। 5 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में केवल है और उसमें ही करीबन 500 से ज्यादा लोग अभी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। क्योंकि धेमाजी, जैसे मैंने कहा, लो लाइन एरिया, तो वहां पे चांगर्स बनाए जाते हैं कि मतलब एक स्टैंड बनाया जाता है जिसके ऊपर घर, ताकि जो है पानी आ जाता है, अगर पानी भी आता है तो इफेक्ट ना करे घरों को। तो उनमें से भी जो है काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं लोग। और वहां से भी जैसे कुछ गांव है, जैसे सिसिर बॉय गांव हो गया, जोनाई हो गया, ये सब जो गांव है इनमें काफी प्रभाव देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो एक सीजी नदी है जो अरुणाचल से होके आती है, वो असम में जाके गाय नदी बन जाती है। तो इसी सीजी नदी में जो है लैंडस्लाइड, भारी लैंडस्लाइड, जैसे कि आपने विजुअल में दिखा है, अरुणाचल के बॉर्डर में पड़ता है, तो उसमें लैंडस्लाइड की वजह से पूरा ब्लॉक हो गया है ये गाय नदी। तो सुबीना, हम ये इसकी वजह से जो एक नेचुरल डैम बन गया है और जिसके फटने के चांसेस कभी भी है। तो इस वजह से जो है धेमाजी और अरुणाचल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है काफी
क्षतिपूर्ण अभी वेस्ट सियांग कहे, सियांग डिस्ट्रिक्ट कहे, अरुणाचल प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट है, और असम की बात कहें तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, तो धेमाजी कहे, डिब्रूगढ़ कहे, तो ये सब जो है अभी हाई अलर्ट में है, क्योंकि ये नदी के इस नदी का। तो सुबीना, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के राज्य में कितने लोग प्रभावित हैं, आधिकारिक आंकड़ा क्या है, उनको विस्थापित करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या जो राज्य की मशीनरी है वो पूरी तरह से उसके लिए पर्याप्त नजर आ रही है इस वक्त, राहत बचाव कार्य, उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ शायद कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी बात की है असम के प्रशासन के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, क्या केंद्र के साथ भी कुछ सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो टोटल आपने बात कही, टोटल पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है अभी 46,000 करीबन लोग अफेक्टेड हैं, और परसों ही जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से बात किया कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है पूरी आश्वासन जताया है, पूरे रिलीफ मेजर्स कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका जायजा लेंगे। उसी के दूसरे दिन जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आते हैं, उन्होंने गुवाहाटी में भी हाई लेवल कल एक मीटिंग किया, उसी के बाद उन्होंने वहां पे सारे जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के परामर्श किया कि कितने क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद वो अरुणाचल चले गए हैं, क्योंकि अरुणाचल में केनी पैन्योर डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे कि नीपको वैली में जो है भारी वर्षा, क्लाउड बर्स्ट के कारण जो है काफी घर और पूरा टाउन जो है तरीके से बह गया है, तो वहां का भी जायजा लिया। और साथ ही साथ अगर हम पूरे प्रशासन की बात कहें, स्टेट गवर्नमेंट कहें, एनडीआरएफ कहें, एसडीआरएफ कहें, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जारी है, क्योंकि जो नीपको वैली में कई लोग मिसिंग थे, तो उसी का भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उन मिसिंग जो लोग हैं उनको निकालने के लिए। साथ ही साथ असम में जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी कुछ लोग मिसिंग थे, तो उनमें से एक फ्लड डेथ रिपोर्ट कंफर्म किया जा रहा है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 50 लगभग बोट से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। इनमें ना केवल ह्यूमंस है जिनको रेस्क्यू किया गया है, बल्कि जानवर भी है। अब से करीबन लगभग 30,000 से ज्यादा जानवरों को भी राहत शिविर में लाया गया है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की भी बात करना चाहूंगी, इंडियन आर्मी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सुबीना, कोई आकलन की कब तक राहत मिल सकती है, जल्दी से बताएं प्लीज, प्रशासन क्या कहे? आंकलन ये देखिए अभी एसेस करना मुश्किल है, क्योंकि ये बार अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो भी क्षतिग्रस्त हो रहा है उनको इमीडिएटली रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहा है, और जो अभी फूड आइटम्स कहें या जो भी उनके सामग्री है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। सुबीना, बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत ही मुश्किल है अरुणाचल और असम के लिए, खासतौर पर जिन जिलों का जिक्र किया। आप भी अपना ख्याल रखिए, बारिश के बावजूद भी आप इस लगातार रिपोर्टिंग को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सीधे असम से जुड़ने के लिए। और अगली खबर यहाँ पर राजस्थान के दौसा से आई है, जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 17 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये दुर्घटना कोलवा थाना क्षेत्र में द्वारापुरा के पास एक बस और ट्रक के आमने सामने की टक्कर के बाद हुई है, जिससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई यात्री झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तत्काल दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अनुसार बस के अंदर अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या बचाव अभियान पूरा होने के बाद स्पष्ट होगा। इस हादसे के कारण एक्सप्रेस वे पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। प्रशासन ने परिजनों की मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम और पीसीआर के नंबर्स जारी किए हैं, ताकि लोग जानकारी साझा कर सकें या फिर सूचनाएं ले सकें। ये रात के अराउंड 3:15 साढ़े 3 बजे की घटना। हमारे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से सूचना आई कि एक ट्रॉली और एक पैसेंजर बस के बीच में टक्कर हो गई है, बस ने आग पकड़ ली है। मौके पे एसपी साहब और मैं पहुंचे तो आग भी कंट्रोल कर लिया गया था। अराउंड 24-25 लोग तो सकुशल बस से रेस्क्यू हो गए थे, और उसमें से 11 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी लोगों को कोई इंजरीज नहीं थी, तो उनको रिलीज कर दिया है हॉस्पिटल से। लेकिन 2 लोगों की कंफर्म डेथ हुई थी जो हेड इंजरी से हुई थी, और इसके अलावा कुछ हमें, चूंकि बस जल चुकी थी तो कुछ हमें अस्थियां मिली, और अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है कि अभी तक टोटल डेथ काउंट 7 या 8 लोगों का है। जिससे के लिए कंफर्मेशन डॉक्टर्स जब एक बार देखेंगे तो ही चलेगा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बस
तो बेहद भीषण हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में जो जा रहे थे लोग, उनके परिवारजनों से मेरी ये अपील है कि यदि आपके परिवारजन या आपके नोन टू इस बस में जा रहे थे तो कृपया करके हमारे कुछ नंबर्स हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उस नंबर पे संपर्क करके आप अपनी भी सूचना दे सकते हो, हमसे सूचना ले सकते हैं। एक हमारे पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 01427 230 333 और एक हमारे पीसीआर का नंबर है 8764 870050। तो कृपया करके कोई भी यदि आपको सूचना हो या आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, आपको पता करना हो आपके परिवारजनों के बारे में, तो इस नंबर पे संपर्क। और संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा की समीक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सदस्यों को विस्तृत जानकारी अवगत कराएंगे। समिति पुनर्परीक्षा से मिले अनुभवों का आकलन करेगी और परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझावों पर विचार करेगी। बैठक के एजेंडे में एनटीए सुधारों के साथ शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रभाव और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की रणनीतियां भी शामिल हैं। तो नीट पर संसदीय मंथन होता हुआ नजर आएगा। भारत और ग्रीस के बीच सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम पहल की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ग्रीस की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री कियारियाकोस पियराकाकिस के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात को बहुत सार्थक बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच भारत और ग्रीस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। बैठक में वित्तीय सेवाओं, फिनटेक, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों देशों के संस्थानों, उद्योग जगत के बीच सहयोग को नई दिशा देने के लिए साझा समृद्धि के साझेदारी के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ग्रीस के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मंत्री क्रिस्टोस डिमास से भी पीयूष गोयल ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बुनियादी ढांचा, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, नागरिक उड्डयन और सतत गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत ग्रीस सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। और इस ग्रीस यात्रा की सबसे बड़ी खबर यह है जया कि भारत और ग्रीस के बीच अब सहयोग जो होने जा रहा है वो डिजिटल भुगतान में होने जा रहा है और 10वां देश बन जाएगा ग्रीस, जिसके साथ अब भारत डिजिटल भुगतान कर पाएगा। 9 देश पहले ही इस यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। तो यकीनन और भी प्रगाढ़ होते हैं संबंध और खासतौर पर वित्तीय संबंध और भी यहाँ प्रगाढ़ हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और चलिए अब बात करते हैं समाचार पत्रों में जो कुछ प्रमुख और दिलचस्प खबरें हैं। शुरुआत करते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बड़ी पहल यह है कि दुनिया के 10 देशों में बेधड़क डिजिटल भुगतान कर पाएंगे भारतीय, और ग्रीस 10वां देश हो चुका है। पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये डेमो लाइव किया गया है और ग्रीस से पहले कंबोडिया में शुरू किया गया था यूपीआई में स्पष्ट तौर पर अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब ये यूनिफाइड इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत ग्रीस में हो चुकी है, जिससे अब जो ग्राहक हैं वो तुरंत सुरक्षित और आसान तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी ध्यान दिया गया है। यूपीआई सेवा का लाइव प्रदर्शन भी देखा और इससे पहले आपने देखा कि भारत और ग्रीस बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया पीयूष गोयल साहब ने, और जो को मैन्युफैक्चरिंग है और को इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं। किस तरह से इस वक्त अगर हम बात करें तो फीफा विश्व कप का इस वक्त जोर सभी जगह देखने को मिल रहा है और बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ जब विश्व कप में जर्मनी और नीदरलैंड्स का यहाँ पर शूट आउट हो गया, जो यहाँ रेफरी के वार से हारा जर्मनी और पैराग्वे पहली बार
अंतिम 16 में पहुंचा है। साथ ही सिर्फ 3 महीने पुराना खिलाड़ी बन गया है मोरक्को की जीत का हीरो। जिस तरह से नए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है, लियोनेल मेसी और रोनाल्डो इस वक्त छाए हुए हैं, तो वहीं सिर्फ 3 महीने पुराने जो एंट्री मारी थी, जिन्होंने 3 गोल कर दिए हैं, वो हैं मोरक्को के इस्माइल साबरी। वो इस विश्व कप में इस वक्त 3 ग्रुप मैच करने वाले अफ्रीकी खिलाड़ी हैं और वो भी काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर यहाँ पर साफ तौर पर यही है कि जर्मनी और नीदरलैंड्स यहाँ पर आउट हो गए हैं और पैराग्वे ने पहली बार अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। वही नॉर्वे के नेमार और हॉलैंड के आगे आइवरी कोस्ट भी पस्त होता हुआ नजर आया। तो फीफा वर्ल्ड कप का फीवर लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब तीसरी और अंतिम खबर देख लेते हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो आपके लिए लेकर के आएँ और सूंघ करके कैंसर का सटीक पता लगा पाएंगे प्रशिक्षित कुत्ते। ये खबर है बेंगलुरु में जो मेडिकल साइंस और कैंसर स्क्रीनिंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी और हैरान कर देने वाली तकनीक सामने आई है। ये सैंपल को स्मेल करके पता लगाया जा सकता है कि किसी को कैंसर है या नहीं, और इसका परीक्षण किया गया। कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। सैंपल लेने के बाद थोड़ी बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है। और अगर गंभीर बीमारियों की पहचान अगर कुत्ते कर सकते हैं तो ये शायद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मेडिकल साइंस की दुनिया में। इस पर रिसर्च चल रहा है, तो ये तकनीक के लिहाज से ये अच्छी खबर जो कर्नाटक से आई हमारे पास। बिल्कुल। और आइए अब अराउंड द वर्ल्ड में देखते हैं दुनिया की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान द्वारा अमेरिकी दूतों से मिलने से इनकार किए जाने के बाद वैश्विक तेल बाजारों में तेजी देखी गई है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच जारी 4 महीने पुराने संघर्ष में संभावित युद्ध विराम की उम्मीदों को झटका लगा है। पाकिस्तान के पूर्वी लाहौर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के बीच थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के एक जर्जर इमारत में चलाया जा रहा था। वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए दोहरे भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2000 के करीब हो गई है। ला गुआइरा राज्य में 14 आश्रय स्थल और काराकास, मिरांडा और अन्य प्रभावित राज्यों में 55 आश्रय स्थल खोले गए। क्रोएशिया के ओरेबिक के पास जंगल में आग लग गई है। अग्निशमन विमानों ने समुद्र से पानी भरकर कई बार आग पर गिराया और दमकल दलों ने मिलकर के आग पर काबू पाने की कोशिश की। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर के चलते रोमानिया के निवासियों ने भीषण गर्मी की राहत पाने की कोशिश की। बिजली उत्पादन बाधित हुआ है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी चरमरा गई है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागकर एक बार फिर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच में फ्रांस ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले हाफ के इंजरी टाइम में किलियन एम्बापे ने शानदार गोल कर फ्रांस को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के 53वें मिनट में ब्रैडली बारकोला ने गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद 74वें मिनट में एम्बापे ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागकर फ्रांस की 3-0 की जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ ही फ्रांस लगातार 4 मैच जीत करके अब अंतिम 16 में पहुंच चुका है। अब उसका सामना होगा पैराग्वे के साथ। एम्बापे ने इस मुकाबले में 2 गोल कर टूर्नामेंट में अपने कुल गोल्स की संख्या 6 कर ली है। विश्व कप में 2026 के जो शीर्ष गोल स्कोरर्स हैं उसकी सूची में लियोनेल मेसी पहले से शामिल थे। अब इन्होंने बराबरी कर ली है मेसी की। इसके साथ ही विश्व कप नॉकआउट मुकाबले में सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अब धीरे धीरे चरम की ओर जाता हुआ अंतिम 16 में जगहें तय होनी शुरू हो गई। और फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने रोमांचक मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। मुकाबले का फैसला मैच के आखिरी मिनटों में हुआ जब स्टार स्ट्राइकर
एर्लिंग हॉलैंड ने विजयी गोल दागा। नॉर्वे ने 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा के शानदार गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में आइवरी कोस्ट ने जोरदार वापसी की और 74वें मिनट में अमाद डियालो ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन 86वें मिनट में एर्लिंग हॉलैंड ने करीब से गेंद को गोल में पहुंचाकर नॉर्वे को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इस जीत के साथ नॉर्वे ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब उसका मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। मुकाबला ब्राजील से, जो कि 5 बार की चैंपियन है। वहीं आइवरी कोस्ट का विश्व कप 2026 का सफर राउंड ऑफ 32 में समाप्त हो गया। तो फीफा विश्व कप 2026 नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया और हम फैंस का रिएक्शन देख सकते हैं। कितना ज्यादा रोमांच इस वक्त फीफा विश्व कप में देखने को मिल रहा है। मुकाबले का फैसला मैच के आखिरी मिनटों में हुआ, यानी कि बेहद रोमांचक रहा ये मैच। और साथ ही लगातार फीफा विश्व कप में बड़े उलटफेर देखने को भी मिल रहे हैं, जहां दिग्गज राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है और अब आखिरी चरणों में फीफा विश्व कप साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2-1 से हरा करके अंतिम 16 में जगह बना ली है नॉर्वे ने। और स्पष्ट देखें तो अब राउंड ऑफ 32 का जो नॉकआउट चरण पहुंच चुका है फीफा वर्ल्ड कप का। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। आज भी अहम मुकाबले होने हैं। इंग्लैंड और DR कांगो, बेल्जियम सेनेगल का मुकाबला होना है। अमेरिका और बोस्निया हर्जेगोविना का, मैक्सिको इक्वाडोर। ये भी शायद मौसम के कारण देरी से शुरू होने की सूचना है। अभी फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा करके क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड ने निर्णायक गोल किया। और जर्मनी के हार एक बहुत बड़े सरप्राइज, इसका जिक्र करनी थी जया उलटफेर की। तो VAR के जो फैसले को लेकर के नया विवाद हुआ है। अब फीफा ने स्पष्ट किया है कि नया नियम पहले से सभी टीम्स और खिलाड़ियों को बता दिया गया था और VAR का जो नियम था वो उसके अनुरूप ही था। सुचित्रा हमारी खेल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुचित्रा, अब ये फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन कौन से हाई पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं? यूरोप में तो फीवर हम देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया भी अब इसके चपेट में धीरे धीरे आ रही है। जी बिल्कुल अजय, अगर हम बात करें फ्रांस ने कल जिस तरह का प्रदर्शन किया है कल के मुकाबले में, तो क्लियर फेवरेट्स वो मानी जा रही है। और ये देशों के बीच तो लड़ाई है ही फुटबॉल विश्व कप जीतने की। वहीं इस वक्त फुटबॉल की दुनिया के जो 2 बड़े सितारे हैं मेसी और एम्बापे, उनके बीच भी एक रोचक जंग हमें देखने को मिल रही है कि कौन इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने में कामयाब रहेगा और कौन अपनी टीम को विश्व कप जिताने में कामयाब रहेगा। अगर पिछले साल का हम विश्व कप फाइनल याद करें तो एक बेहद रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला था इन्हीं दोनों सितारों के बीच में, इन्हीं दोनों की टीमों के बीच में, जहां पर अर्जेंटीना ने बाजी मारी थी। तो दुनिया भर के जो फैंस हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसी फाइनल का रीमैच इस बार के फाइनल में देखने को मिले, क्योंकि ये जो दोनों टीमें हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया है। दोनों क्लियर फेवरेट्स भी लग रही हैं और दुनिया हम कह सकते हैं कि एक तरह से 2 हिस्सों में बटी आ रही है। एक तरफ मेसी के फैंस है, एक तरफ एम्बापे के फैंस है। और निराश नहीं किया है अपने फैंस को इन दोनों ही स्टार्स ने, जिस तरह का प्रदर्शन इनकी तरफ से देखने को मिला है। तो हालांकि कुछ अपसेट्स हुए हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसी टीम जो क्लियर फेवरेट के तौर पर उतरी है, फेवरेट के तौर पर अभी तक खेल रही है। और अगला मैच अब उसका होगा पैराग्वे से, जिसने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराकर विश्व कप से बाहर किया था। एक दिन का नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया था उनके देश में। तो वो नेशनल हॉलिडे के बाद, उस बड़े जश्न के बाद अब फ्रांस के सामने उतरेगी पैराग्वे की टीम। तो एक रोचक मुकाबला आगे फ्रांस के लिए और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के लिए जो रोमांच है वो लगातार बरकरार है। नॉर्वे ने भी अपनी पहली नॉकआउट विन दर्ज की आइवरी कोस्ट को हराकर। सुचित्रा, पूछ रही है हमारी सहयोगी जया कि नॉर्वे की जीत, और खासतौर पर ये भी हम जानना चाहेंगे कि भारत में भी क्या जो फुटबॉल फीवर है वो तो आपको थोड़ा सा आपको मुकाबले पिछले कुछ वर्षों के बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं,
क्या फुटबॉल का फीवर भारत में बढ़ रहा है? जी बिल्कुल अजय, फुटबॉल का जो फीवर है वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपने ग्रिप में ले चुका है। और भारत में भी हम कहें कि फुटबॉल के फैंस की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट भले ही धर्म की तरह पूजा जाता हो, क्रिकेट में क्योंकि हम इंटरनेशनली अच्छा भी कर रहे हैं। फुटबॉल में एक फ़र्क ये हो जाता है कि फुटबॉल के फैंस तो बहुत हैं, लेकिन फुटबॉल में इंटरनेशनली हम अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो यहाँ पर भारत में भी एक अलग तरह का क्रेज़ देखने को मिलता है। अगर हम टाइमिंग्स की बात करें, क्योंकि ये जो विश्व कप है वो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में खेला जा रहा है, तो जो मुकाबलों के टाइम है वो भारतीय समय के हिसाब से लेट नाइट मैचेस होते हैं। लेकिन कमी नहीं है ऐसे फुटबॉल फैंस की भी जो रात भर जाग कर ये मुकाबले देख रहे हैं, फुटबॉल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्योंकि भले ही आपके देश के जो खिलाड़ी हैं वो ना खेल रहे हो, आपकी टीम ना खेल रही हो, लेकिन जो फुटबॉल है एक ऐसा खेल है जो कि फ़ैन बेस सबसे ज़्यादा है इसका दुनिया में। तो हर फुटबॉल फ़ैन की अपनी एक फ़ेवरेट टीम है, अपना एक फ़ेवरेट खिलाड़ी है जिसे वो सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि जो हम बात करें फुटबॉल फैंस के क्रेज़ की, वही इस विश्व कप को ख़ास बनाता है। तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं अपनी बिल्कुल। और यही तस्वीरें इस फीफा विश्व कप के फीवर और उसके रोमांच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, आप नजर रहेगी और राउंड ऑफ 16 पर के और कई बड़े हार्ट ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं। अजय, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह की कुछ हिंसक घटनाएं हमें देखने को मिली फीफा के दौरान, फैंस के बीच में जो भिड़ंत हुई, कई मौतें भी देखने को मिली स्टेडियम्स में, उस तरह की कोई घटना ना आए और लोग खेल को एंजॉय करें, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को एंजॉय करें। और इस तरह से जो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं जो फैंस, एक्सट्रीमिज़म पे, वो थोड़ा सा अगर ना हो तो इसका ये बहुत ही खूबसूरत खेल, बहुत ही कम समय, 90 मिनट का समय, और उसमें बिल्कुल दोनों तरफ से रस्साकसी खिलाड़ियों के बीच में बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता है। और आगे बढ़ते हैं नया सवेरा, हम देखते हैं कि एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित रामगढ़ अपने वार्षिक महोत्सव के साथ अतीत और वर्तमान को जोड़ रहा है। ये वही पावन भूमि है जिसे भगवान श्री राम के वनवास, महाकवि कालिदास की साहित्य साधना और भारत की प्राचीन रंगमंच परंपरा का साक्षी माना जाता है। घने जंगल, पहाड़ों की शांत वादियां और सदियों पुरानी गुफाओं में बसता इतिहास। रामगढ़ की पहचान कुछ ऐसी ही है। लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। यही कारण है कि ये जगह राम वनगमन पर्यटन परिपथ का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं अनेक विद्वान मानते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूतम की प्रेरणा इसी रमणीय अंचल से प्राप्त की। रामगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर है सीता बिंगरा गुफा, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन प्राकृतिक रंगशालाओं में शामिल किया जाता है। समीप स्थित जोगी मारा गुफा की प्राचीन भित्ति चित्र और शिलालेख भारतीय कला और रंगमंच की शुरुआती इतिहास के साक्षी हैं। वहीं हाथी पोल की प्राकृतिक सुरंग इस पूरे क्षेत्र को रोमांच और रहस्य का अनूठा स्वरूप प्रदान करती है। रामगढ़ महोत्सव में सरगुजा की जनजातीय संस्कृति पूरे वैभव के साथ जीवंत हो उठती है। कर्मा नृत्य, लोकगीत, रामलीला, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन को विशेष पहचान देती हैं। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कलाओं और पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष इतिहासकार, साहित्यकार, कलाकार और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव ने अपने आयोजन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। रामगढ़ महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है जहां इतिहास बोलता है, साहित्य सांस लेता है और लोक संस्कृति नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। शायद यही वजह है कि सरगुजा का रामगढ़ आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि भारत के विरासत पर्यटन की एक महत्वपूर्ण पहचान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो
भगवान राम की ननिहाल कहा जाता है, माँ कौशल्या का स्थान। और जिस तरह से अभी हमने दिखाया कि जो रामगढ़ पहाड़ी और सीता बेंगरा गुफार, जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ वर्ष बिताया, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो वार्षिक महोत्सव है वहाँ की एक प्रमुख सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। नया सवेर में आइए आप बात कर लेते हैं मौसम की। इसी के साथ नया सवेरा में विदा लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन आइए उससे पहले आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां श्री हरमिंदर साहिब में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर भव्य दीपमाला और शानदार आतिशबाजी की गई। आस्था के इसी भव्य नज़ारे के साथ मुझे और मेरी सहयोगी जया जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। है